वेलकम बैक टू साइंस एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 साइंस के चैप्टर 5 की, दैट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। स्टूडेंट्स, इससे पहले इस पार्टिकुलर चैप्टर के 7 लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हम लोगों ने बात किया है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स की, जो कि सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस को डिस्कस किया था। फिर इसके बाद हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स को देख रहे हैं ना। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म सेल्स का बना हुआ होता है ना, और इस एक पार्टिकुलर सेल में बहुत सारे छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो इस सेल ऑर्गेनेल्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 2 सेल ऑर्गेनेल्स को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी एपेरेटस। आज थर्ड सेल ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को हम डिटेल्स में जानते हैं कि क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया, इस वर्ड का क्या मीनिंग होता है एंड इसका स्ट्रक्चर कैसा है, फंक्शन क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वर्ड माइटोकॉन्ड्रियन इज originated from 2 Greek words, माइटोस एंड कॉन्ड्रोस। एक्चुअली ये 2 ग्रीक वर्ड्स से मिलकर के बना हुआ है माइटोस एंड कॉन्ड्रोस। माइटोस का मतलब होता है थ्रेड और कॉन्ड्रोस मीन्स होता है ग्रैन्यूल्स। तो बिकॉज ये सेल में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक ग्रैन्यूल्स की तरह दिखता है किसी भी सेल्स में। जब हम इसे माइक्रोस्कोप से जब इसे देखा जाता है तो ये कुछ थ्रेड लाइक ग्रैन्यूल्स की तरह नज़र आता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियन। ओके, और माइटोकॉन्ड्रिया ये जो वर्ड है ना, ये प्लूरल वर्ड है, बिकॉज किसी भी सेल्स में मोर देन 1 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। बट अगर किसी भी सेल में सिर्फ और सिर्फ एक माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे, तब हम इसे क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रियन। ओके, सिंगुलर वर्ड है माइटोकॉन्ड्रियन एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज अ प्लूरल वर्ड। ओके, A mitochondrion is a cell organelle found in the cytoplasm. अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है, किसी भी सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें ये प्रेजेंट होता है। एंड कैसे सेल्स में पाए जाते हैं, तो जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसीज, आरबीसीज को छोड़ करके जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं, उन सभी यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। ओके, इसे डिस्कवर किसने किया था, तो 1857 में एल्बर्ट वॉन कॉलिगर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे डिस्कवर किया था। वो इंसेक्ट की स्टडी कर रहे थे, तो इंसेक्ट्स के वॉलंटरी मसल्स में उन्होंने इस स्ट्रक्चर को देखा था। ओके, नाउ द टर्म माइटोकॉन्ड्रियन was coined by Carl Benda in 1898. डिस्कवरी किसने की थी, अल्बर्ट वॉन कॉलिगर ने। एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो वर्ड है वो किसने दिया था, तो कार्ल बेंडा ने 1898 में। ओके, अब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए या कोई भी एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, राइट। तो जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें, तो ह्यूमन बींग्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड से, राइट। तो हम फूड एक्वायर करते हैं और उस फूड का डाइजेशन होता है, फिर इससे न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होता है एंड देन हमें एनर्जी मिलती है, तब हम एक्टिविटी परफॉर्म कर पाते हैं। जस्ट लाइक दैट सेल भी क्या है, लिविंग है। तो सेल को भी जिंदा रहने के लिए, एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो सेल में भी कहीं ना कहीं तो एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। तो सेल में जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो किसी न किसी सेल ऑर्गेनल्स में होता है, एंड दैट सेल ऑर्गेनल्स इज
माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो स्टूडेंट्स, हम लोगों का जो भोजन बनता है, फूड बनता है, फूड का प्रोडक्शन कहाँ होता है? किचन में होता है ना? तो किचन हमारे लिए पावर हाउस हुआ, जहाँ से एनर्जी का एक सोर्स है किचन, है ना? उसी तरह से किसी भी सेल के लिए जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ओके, that is mentioned here. It is popularly known as the powerhouse of the cell as it generates energy in the form of ATP. ATP मतलब क्या? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसी को एब्रीविएटेड फॉर्म में ATP कहा जाता है। ओके, अब किसी भी ऑर्गेनिज्म में बहुत अलग अलग टाइप्स के सेल पाए जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, है ना? ऑर्गेनिज्म भी कई प्रकार के होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर होता है वो सेल के टाइप पे, टिश्यू पे डिपेंड करता है। कोई भी सेल, कोई भी टिश्यू अगर वो ज़्यादा एक्टिव टिश्यू होता है, मोर एक्टिव टिश्यू होता है, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। किसी किसी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल ही नहीं पाया जाता है, किसी सेल में मोर देन 2 पाए जाते हैं, या कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जिसमें 2000 से भी ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो दैट्स मेंशन हियर द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल कैन वेरी बाय ऑर्गेनिज्म, tissue and cell type. Example, a mature RBC has no mitochondria. As I told earlier कि RBCs में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, बट वहीं पे अगर हम मोस्ट एक्टिव सेल दैट इज लीवर सेल की बात करें तो लीवर सेल कैन हैव मोर देन 2000 माइटोकॉन्ड्रिया। मसल सेल्स की बात करते हैं तो मसल सेल्स में भी मोर देन 100 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। ओके, नाउ द माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, और डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन पाई जाती है ना? हमने न्यूक्लियस को डिस्कस किया था, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि डीएनए क्या होता है, राइट? जेनेटिक मटेरियल है ये। तो माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस के पास तो अपना खुद का डीएनए होता है, राइट? माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना एक इंडिपेंडेंट डीएनए होता है। एंड इंडिपेंडेंट क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को डिवाइड करने के लिए न्यूक्लियस की ज़रूरत नहीं होती है, ये अपने आप डिवाइड हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे मेंशन है कि माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ इट्स ओन इंडिपेंडेंट डीएनए। ठीक है, अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रियन, जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर में देखो, एक आउटर मेम्ब्रेन दिख रही है और एक इनर मेम्ब्रेन दिख रही है, राइट? तो माइटोकॉन्ड्रियन इज अ डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स। इसमें डबल लेयर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, एंड दिस मेम्ब्रेन्स आर कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स। स्टूडेंट, जब हमने सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस किया था तो हम लोगों ने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन्स भी फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन अ माइटोकॉन्ड्रियन हैज़ 5 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स। इसमें 5 मेन कंपार्टमेंट होते हैं। सो 5 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग से जो स्ट्रक्चर बना उसे क्रिस्टे कहते हैं। एंड क्रिस्टे में जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है, जिसमें बहुत सारे राइबोसोम्स, ग्रैन्यूल्स, डीएनए प्रेजेंट है, उस फ्लूइड लाइक सब्सटेंस को मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, नाउ आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन। ओके, ये सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री है जो
माइटोकॉन्ड्रिया को इनक्लोज करती है। इसके जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी कंपोनेंट हैं, उसे क्या करती है, एक बाउंड्री प्रोवाइड करती है। इट इज़ फ्रीली परमिएबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक आयंस, शुगर्स, etc. आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होता है वो फ्रीली परमिएबल होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए, यानी कि इस मेम्ब्रेन से आयंस एंड शुगर्स जैसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स फ्रीली इन एंड आउट कर सकते हैं। बट लार्ज मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट थ्रू अ चैनल ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड पोरीन्स। स्टूडेंट्स, इस फिगर में आप अगर देखो, इस आउटर मेम्ब्रेन के एक सेक्शन को अगर हम जूम करके देखें तो इसमें कुछ स्मॉल लाइक छोटे छोटे पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। इस स्ट्रक्चर को पोरीन्स कहा जाता है। पोरीन्स एक प्रोटीन है जो कि पोर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो पोरीन्स एक चैनल प्रोटीन है जो कि पोर्स की तरह बिहेव करता है, राइट। तो इसी तरह से जब हम आउटर मेम्ब्रेन को अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें कुछ इस तरह से पोर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जो कि क्या है, एक चैनल प्रोटीन है, एंड दैट इज कॉल्ड पोरीन्स। ओके, चूँकि इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से अगर ये डिसरप्ट हो गया तो सेल डेथ करवा सकता है। यानी कि आउटर मेम्ब्रेन के डिसरप्शन से सेल की डेथ भी हो सकती है, बिकॉज जब ये डिसरप्ट होगा, डिसरप्ट होने का मतलब कि ये रप्चर हो जाएगा, फट जाएगा। आउटर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो अगर फट जाता है तो आयंस एंड शुगर्स जो भी प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में वो इजीली इनर मेम्ब्रेन में इंटर कर जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को हार्म पहुंचेगा और सेल की डेथ भी हो सकती है ना। अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। इट इज द स्पेस बिटवीन द आउटर एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इसके बीच में जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस इज ऑल्सो नोन एज पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में भी बहुत सारे आयंस एंड शुगर्स प्रेजेंट होते हैं, एज सेम एज इन द साइटोसोल। स्टूडेंट्स, साइटोसोल और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस होता है? साइटोसोल यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स को अगर आप हटा दो तब जो फ्लूइड सब्सटेंस बचता है उसे हम कहते हैं साइटोसोल। तो साइटोसोल्स में भी बहुत सारे आयंस, शुगर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। जस्ट लाइक दैट माइटोकॉन्ड्रिया का जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है उसमें भी आयंस एंड शुगर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, थर्ड स्ट्रक्चर दैट इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। It is the innermost deeply folded layer of mitochondria. इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होता है वो सबसे इनरमोस्ट लेयर है जो कि फोल्डर होती है। इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन। ओके, और यही वो एक्टिव साइट है जहाँ पे एटीपी का प्रोडक्शन होता है। बिकॉज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ही बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एटीपी सिंथेज। ये वो एंजाइम है जो कि एटीपी का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो इसी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं? एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द एक्टिव साइट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन। It is highly impermeable. Students, outer mitochondrial membrane जो होता है उसमें से सिर्फ स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वही इन एंड आउट कर सकते हैं, इजीली परमिएबल होता है सिर्फ और सिर्फ स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए, है ना। बट इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होता है वो उसके थ्रू स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी इन एंड आउट नहीं कर सकते हैं। इट इज़ हाईली इम्परमिएबल। इसमें से किसी भी तरह के छोटे या बड़े, स्मॉल या बिग, जो भी लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं या स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो भी
उनका भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता है। ठीक है। इट्स डिस्ट्रप्शन कैन लीड टू न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड कैंसर। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन अगर डिसरप्ट हो जाता है तो इसके कारण, इसकी वजह से ये कैंसर हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, बहुत सारे डिजीज कॉज हो सकते हैं। ठीक है। अब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं, है ना। ये जो इनफोल्डिंग्स नज़र आ रही है आपको, इस इनफोल्डिंग से ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इस स्ट्रक्चर को क्रिस्टी कहा जाता है। The inner mitochondrial membrane is compartmentalized into numerous folds called cristae. इसके इनफोल्डिंग से एक कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये कंपार्टमेंटलाइज हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। इस कंपार्टमेंटलाइज्ड फोल्ड्स को क्रिस्टी कहा जाता है। दिस इनफोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन इंक्रीजेज इट्स सरफेस एरिया। स्टूडेंट्स, जैसे आप किसी क्लॉथ को फैला करके रखते हो तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है ना। ये इतना जगह ले लेता है। अगर इसी क्लॉथ को फोल्ड करके रखोगे तो वो कम जगह लेता है। इतने ही जगह में ये क्लॉथ आसानी से रखा जा सकता है। तो यानी कि कम जगह में ज़्यादा स्पेस क्रिएट करना, जिसकी वजह से क्या होता है कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। उसी तरह से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होता है वो इनफोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है ताकि एटीपी प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिल सके और अच्छे से एटीपी प्रोडक्शन हो पाए। इस वजह से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से इनफोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ओके, that is mentioned here, this infoldings of inner membrane increases its surface area. सरफेस एरिया को ये इंक्रीज करता है। that enhance the ability to produce ATP. ओके, और ATP क्या है? तो ATP एनर्जी है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें, दैट इज मैट्रिक्स। द स्पेस इनक्लोज्ड बाय द इनर मेम्ब्रेन कॉल्ड मैट्रिक्स। ये इनर मेम्ब्रेन से जो घिरा हुआ स्पेस है जिसमें फ्लूइड्स फिल्ड होता है, बहुत सारे फ्लूइड्स होते हैं, राइबोसोम्स, ग्रेन्यूल्स एंड डीएनए प्रेजेंट होता है, उस स्पेस को मैट्रिक्स कहा जाता है। इट कंटेन्स अबाउट 2-3 ऑफ द टोटल प्रोटीन्स इन अ माइटोकॉन्ड्रियन, हंड्रेड्स ऑफ एंजाइम्स, राइबोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो सभी मैट्रिक्स में ही प्रेजेंट होते हैं। इसी में एटीपी सिंथेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जिससे एटीपी का प्रोडक्शन होता है। इसी में राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। इसमें बहुत सारे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आर आल्सो प्रेजेंट हेयर। तो जितने भी प्रोटीन्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, जितने भी प्रोटीन्स पाए जाते हैं, उसका 2/3 पार्ट इसी मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है एंड 1/3 पार्ट जो होता है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। राइट, इट इज द साइट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एटीपी का जो प्रोडक्शन होता है, एटीपी सिंथेज एक एंजाइम होता है जिससे एटीपी का प्रोडक्शन होता है, वो एंजाइम इसी मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है और एटीपी का प्रोडक्शन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो एटीपी प्रोडक्शन होता है, इस प्रोसेस को एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे स्ट्रक्चर्स माइटोकॉन्ड्रिया के, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को देखा कि आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पोरीन्स एक चैनल प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होते हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए फ्रीली परमिएबल होते हैं, बट लार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पोरीन्स एक प्रोटीन पाया जाता है जिससे उनका ट्रांसपोर्ट होता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि इनर मेम्ब्रेन होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये कैसा होता है? ये इम्परमिएबल होता है। इससे कोई भी
आयंस, कोई भी शुगर, कोई भी लार्ज मॉलिक्यूल्स, उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, इम्पॉसिबल होता है। फिर हमने देखा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच के स्पेस को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। देन क्रिस्टी, इनफोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड क्रिस्टी। उसके बाद हमने लास्ट में क्या देखा, मैट्रिक्स, जो कि एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का, जिसमें एटीपी का प्रोडक्शन होता है और इसी में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रेजेंट होता है, एज वेल एज जितने भी प्रोटीन्स इस पूरे माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं उसका 2/3 पार्ट जो होता है टोटल प्रोटीन का, वो इसी मैट्रिक्स में पाया जाता है। ओके, अब हम देखते हैं कि इसका माइटोकॉन्ड्रिया का ओवरऑल फंक्शन क्या क्या होते हैं, उस पर हम डिस्कस करते हैं। द मोस्ट प्रोमिनेंट रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो सबसे पहला क्या फंक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, एनर्जी प्रोड्यूस करना इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एंड एटीपी को एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है, सेल की एनर्जी करेंसी कहा जाता है एटीपी को। सेकंड फंक्शन, इट रेगुलेट सेलुलर मेटाबॉलिज्म। स्टूडेंट्स, सेल में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने में ये माइटोकॉन्ड्रिया का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। थर्ड फंक्शन, इट इज़ द स्टोरेज साइट फॉर कैल्शियम आयंस नेसेसरी फॉर वेरियस फंक्शंस। तो कैल्शियम आयंस इसी माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होते हैं और इस कैल्शियम आयन का ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ता है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम आयन इंपॉर्टेंट होते हैं, फर्टिलाइजेशन वगैरह बहुत सारे सेलुलर फंक्शंस होते हैं जिसमें कैल्शियम आयन का इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है। फोर्थ फंक्शन, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एपोप्टोसिस। स्टूडेंट्स, एपोप्टोसिस यानी कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ। किसी भी ऑर्गन में अगर कोई सेल खराब हो जाता है या वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है तो उसे सेल से हटा देना पड़ता है ना, जिसके लिए बॉडी को या ऑर्गन सिस्टम को एक प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है उस सेल को डेथ करवाने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड एपोप्टोसिस। तो इस एपोप्टोसिस कराने में भी इस माइटोकॉन्ड्रिया का इम्पोर्टेंट रोल होता है। एज वेल एज फिफ्थ फंक्शन की अगर हम बात करें तो हीट प्रोडक्शन में भी माइटोकॉन्ड्रिया का इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं हमें ठंड में हीट की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम में ठंड के मौसम में हीट का प्रोडक्शन होता है बॉडी के थ्रू, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया ही करवाता है। ठीक है, तो ये थे इम्पोर्टेंट फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के। तो ओवरऑल आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया के क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं और इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स की, दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू एवरीवन।